आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। लोक प्रशासन का जो सीरीज चल रहा था, उस सीरीज का आज 14 नंबर का सेट है, जिसमें हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो पूछ रहा है इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सिविल सर्विस जो है यह है इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर ई एन ग्लैडन। देखिए, यह सही हो जाएगा। फिर है नागरिक आधारित प्रशासन। नागरिक आधारित प्रशासन शासन का हृदय द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये भी सही है। फिर एशियन ड्रामा गुन्नार मेरेडल, ये भी सही हो जाएगा। फिर दिया है कि डी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस फ्रैंक मैरिनी। देखिए, ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रैंक मैरिनी की ये पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस, ये फ्रैंक मैरिनी की पुस्तक नहीं है। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस फ्रैंक मैरिनी की कृति नहीं होकर के, बल्कि ये ड्वाइट वाल्डो की संपादित कृति है। मैरिनी की जो रचना है वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टुवार्ड्स मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव है। तो देखिए, इस कथन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, सूत्र एवं स्टाफ जो है वो सत्ता संबंधों की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलापों की। यह कथन किसका है? देखिए, ओलिवर सेल्डॉन, कुंज एवं ओ डनल और एल्डिवाइट और पिफनर एवं प्रेस्थस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंज एवं ओ डनल। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन है? आदेश की एकता फेयोल, नियंत्रण का विस्तार उर्विक और पदोत्पाद मूने और प्रदत्तीकरण फेरल हैडी। देखिए, जो सही सुमेलित नहीं है, एक बार कौन नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदत्तीकरण फेरल हैडी, ये नहीं है। बाकी आदेश की एकता फेयोल का है, बिल्कुल सही है। नियंत्रण का विस्तार उर्विक का है और पदोत्पाद मूने का है, ये सब सही है। प्रदत्तीकरण फेरल हैडी का नहीं है। देखिए, ये जो जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को कोई कार्य सौंपते समय उसे पूरा अधिकार या फिर पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करता है, तो प्रशासन की भाषा में इसे प्रदत्तीकरण कहते हैं। और प्रदत्तीकरण प्रबंध व संगठन की महत्वपूर्ण कुंजी है तथा इसके माध्यम से प्रबंधकीय दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? देखिए, यहाँ पे फिर कह रहा कि केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है। देखिए, यह है केंद्रीकरण आपातकाल में निपटने में प्रभावी होता है। केंद्रीकरण जो है आपातकाल में निपटने में प्रभावी होता है, बिल्कुल सही है। फिर इससे कार्य पुनरावर्तन से बचाव होता है, बिल्कुल सही। फिर दिया है सी, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। डी है, यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो कह रहा है कि सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, अपेक्षाकृत जो है छोटे राज्यों के लिए प्रशासनिक केंद्रीकरण लाभप्रद होता है, ये आपातकाल से निपटने में प्रभावी भी होता है। इससे कार्यों का पुनरावर्तन होता है, यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? यह है मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण, बी है राजनीतिक दृष्टिकोण, फिर है प्रशासनिक दृष्टिकोण और डी है दोहरी भूमिका दृष्टिकोण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक दृष्टिकोण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नांकित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? नियंत्रण के क्षेत्र को कौन प्रभावित नहीं किया है? क्या है? लोक सेवा में बढ़ती हुई व्यावसायिकता ने, बी है सूचना क्रांति में, सी है संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं के अधिकाधिक प्रयोग ने, और डी है सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन जो है पदसोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है? देखिए पदसोपान की जो मूल विशेषता है उसमें से एक विशेषता नहीं है, तो कौन है? आदेश की एकता, निर्देश का बहुलता, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता, और डी है उचित माध्यम का सिद्धांत। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्देश का बहुलता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो निर्देश की बहुलता है वो पदसोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है। पदसोपान का आशय संगठन की उस रचना से है जिसमें छोटे बड़े पदों का क्रमशः व्यवस्थित ढंग से संयोजित करके नियंत्रण तथा कमान की एक श्रृंखला बनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कैग की भूमिका के बारे में निम्नांकित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है? देखिए कैग के बारे में कुछ कथन है, तो कौन वक्तव्य सही है? कैग, देखिए कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का एक यंत्र है। ठीक है, तो देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बी है इसके कार्यों को संघीय स्तर पर वित्त मंत्रालय परिभाषित कर सकता है, बिल्कुल नहीं। कैग की सिफारिशों की जांच न्यायपालिका कर सकती है, बिल्कुल नहीं। फिर है कैग प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो कैग के बारे में ये जो कथन है ये कौन है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 148 से लेकर के 148 से लेकर के 151 तक, ये क्या है? आर्टिकल जो तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। देखिए जो कैग होता है उसको कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। कैग जो है मूलतः वित्तीय असावधानी का पता लगाने वाले यंत्र की तरह है। कैग जो है केंद्र एवं राज्यों तथा अन्य प्राधिकारी के निकाय से संबंधित वित्तीय लेखा जोखा को तैयार कर राष्ट्रपति के समक्ष क्या करता है? प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेतक नहीं? इसे गुड गवर्नेंस बोला जाता है। सुशासन क्या बोला जाएगा? गुड गवर्नेंस। इसका जो गुड गवर्नेंस का संकेतक क्या है? कौन नहीं है? कौन नहीं है? देखिए कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति, प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन, और डी है नौकरशाही प्रशासन। देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा नौकरशाही प्रशासन। देखिए कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति और प्रभावी एवं अनुक्रियाशील जो है प्रशासन है ये इसका संकेतक है, लेकिन नौकरशाही प्रशासन जो है वो सुशासन का संकेतक नहीं है। देखिए जो सुशासन क्या है तो इसे सर्वमान्य आधार पर परिभाषित नहीं किया जाता। देखिए क्या है कि विभिन्न विचारधारा की भिन्नता के आधार पर सुशासन के अभिप्राय में अंतर होना स्वाभाविक है। जहाँ तक कि एक ही देश में समय में परिवर्तन के साथ सुशासन के मानदंड जो है वो परिवर्तनशील होंगे। विश्व बैंक के अनुसार कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति, प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन सुशासन का क्या है? संकेतक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नवलोक प्रबंध की नहीं है? देखिए एक विशेषता है जो नवलोक प्रबंध की क्या है? नहीं है। स्थानीयकरण, ठीक है, वाहीकरण, राजनीतिकरण और विनौकरशाहीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजनीतिकरण। देखिए नवलोक प्रबंध जो है ये एक नया वैचारिक आंदोलन तथा अवधारणा है जिसे अन्य कई नामों जैसे कि उत्तर नौकरशाही प्रतिमान, प्रबंधवाद या बाजार आधारित लोक प्रशासन या उद्यमी शासन से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत जो है, नेतृत्व जो है लीडरशिप, उसका पथ लक्ष्य सिद्धांत में से कौन जो है समर्थक था?
कौन है, मार्टिन जी इवांस, रॉबर्ट जे हाउस, फिर सी है दोनों में से कोई नहीं, अर्थात ए और बी में से कोई नहीं यहाँ पर दिया है। फिर दिया है कि दोनों ही सही, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही सही हो जाएगा, अर्थात ए और बी दोनों सही हो जाएगा, मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जे हाउस। देखिए नेतृत्व जो है विभिन्न स्थितिगत परिवर्तित कारकों से प्रभावी होता है, इसलिए एक स्थिति में दूसरी स्थिति, एक स्थिति से दूसरी स्थिति से भिन्न होता है। नेतृत्व जो है बहुअस्थायी होता है। नेतृत्व का पक्षलत सिद्धांत जो है 1970 से लेकर के 71 जो है में मार्टिन इवांस और रॉबर्ट हाउस ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अभिप्रेरणा के जो है पुरस्कार सिद्धांत था, तो इस पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो पीटर ड्रकर दिया है, FW टेलर है, मैकग्रेगर है और SE फाइनर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा FW टेलर। देखिए अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं FW टेलर है। इनकी यह मान्यता है कि काम का संबंध जो है परिश्रम से जोड़ देने से कर्मचारी जो होते हैं वो अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित होता है। जैसे अधिक पैसा कमाने के लिए वे अधिक कार्य करेंगे। इसी मान्यता के आधार पर क्या है कि उन्होंने विभेदात्मक वृत्ति पद्धति की अनुशंसा की थी। कौन, FW टेलर ने। अगला प्रश्न है, मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति होती है। कौन, मनोबल। यह कथन संबंधित है किससे, तो LD वाइट से, JD मूने, डिमार्क डिमार्क और EC डेविस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, LD वाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। कौन बोला था इस तरीके से, LD वाइट ने। देखिए किसी भी संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि में उसके कार्मिकों का उच्च मनोबल अत्यधिक योगदान देता है। LD वाइट का विश्वास है कि मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। इस संदर्भ में मनोबल व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार की स्थिति में स्पष्ट करता है। व्यक्तिगत मनोबल जो कार्मिक का अपने कार्य के प्रति अभिवृत्ति का परिचायक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 73वें और 74वें जो संशोधन अधिनियमों ने निम्नलिखित को सम्मिलित किया। देखिए जो 73वां संशोधन अधिनियम हुआ था भारतीय संविधान में और 74वां जो संशोधन अधिनियम हुआ था वो अगले में से क्या सम्मिलित किया है, कौन सा, तो भाग 10 और भाग 11A, भाग 10 और भाग 11A। बी है भाग 3 और भाग 9 का ए। फिर दिया भाग 9 और भाग 9 का ए। फिर दिया डी भाग 9 और भाग 10 का ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 और भाग 9 का ए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः भाग 9 और भाग 9 का ए को शामिल किया गया है। भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 अड़ तक पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि भाग 9 का ए के तहत अनुच्छेद 243 10 से 243 य 6 तक नगर पालिका के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण आवास, सी है कानून और व्यवस्था का रखरखाव और डी है पेयजल प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून और व्यवस्था का रखरखाव। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ये कानून और व्यवस्था का रखरखाव स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य बिल्कुल नहीं है, बल्कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये सब चीज़ें कार्य होता है। तो स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं है। बाकी स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास और पेयजल प्रदान करना ये ग्राम पंचायत या फिर जो स्थानीय सरकारें होती हैं
उनकी जिम्मेदारी होती है, उनका एक कार्य होते हैं। नेक्स्ट है, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? नौकरशाही की, विधायनी समितियों का, विधायिका की, या फिर मंत्री परिषद की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नौकरशाही की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रदत्त विधान की व्यवस्था में नौकरशाही की शक्तियों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। नौकरशाही के सदस्य स्थायी होते हैं, जबकि राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी एवं आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य से प्रदत्त विधान ने उनका शक्तियाँ क्या है, बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी प्रत्यायोजन की प्रक्रिया नहीं है? देखिए, प्रत्यायोजन की प्रक्रिया कौन सी नहीं है? तो सत्ता प्रदान करना, ठीक है, उत्तरदायित्व, बोध या फिर रचना। सी है संपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण, और डी है कर्तव्य सौंपना। ठीक है, तो जो कौन सा नहीं है, तो यह है संपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण। संपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण जो होता है वो प्रत्यायोजन की प्रक्रिया नहीं है। प्रत्यायोजन के अंतर्गत सत्ता प्रदान करना या फिर उत्तरदायित्व, बोध या फिर जैसे कि रचना, कर्तव्य सौंपना आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दिया कि पुरुषों एवं महिलाओं का लोक सेवाओं में सही वक्त पर सही पदोन्नति करना लोक सेवकों में पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने की अति आवश्यक प्रक्रिया है का कथन कहा गया है। ये कथन कहा गया है किसे? ए है भारतीय प्रशासनिक सुधार, बी है फुलटन समिति, सी है हुअर समिति, और डी है नॉर्थकोट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुलटन समिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फुलटन कमेटी या फिर फुलटन समिति की रिपोर्ट जो होती है ये आया था 1968 में। तो इसके अनुसार क्या है, पुरुषों एवं महिलाओं का लोक सेवकों में सही वक्त पर सही पदोन्नति करना लोक सेवकों में पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने की अति आवश्यक प्रक्रिया है, या फिर आवश्यकता क्या है, प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, स्टाफ अभिकरण के कार्य नहीं है। देखिए, जो स्टाफ अभिकरण है उसके कार्य नहीं है। कौन सा? समन्वय, नियोजन, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण या गृहपालक क्रियाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए 3 जो है नहीं है और 5 नहीं है, अर्थात गृहपालक क्रियाएं नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 5। ऑप्शन 3 और 5 किस में है? ऑप्शन ए में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक निगम का लक्षण नहीं है? लोक निगम का लक्षण नहीं है, ठीक है। तो दिया है प्रशासनिक स्वायत्तता, न्यायिक स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता, कार्मिक स्वायत्तता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायिक स्वायत्तता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, न्यायिक स्वायत्तता जो है लोक निगम का लक्षण नहीं है, जबकि लोक निगमों को प्रशासनिक, वित्तीय एवं कार्मिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, 73वां संशोधन अधिनियम की धारा से प्रकट होता है। 73वां संशोधन अधिनियम किस धारा से प्रकट होता है? ए है 38, बी है 44 और सी है 52 और डी है 40। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40। देखिए, 40 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों के जो आर्टिकल 14 है अर्थात 40 में है, वो ग्राम पंचायतों की चर्चा की गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 40 से प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट साइमन का योगदान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? हर्बर्ट साइमन का योगदान क्या है, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो है प्राधिकार, निर्णय निर्माण, संचार और नेतृत्व।
तो इसका जो है निर्णय निर्माण में हर्बर्ट साइमन क्या है, निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग इसको बोला जाता है, इसी से संबंधित इनका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हर्बर्ट साइमन का योगदान जो निर्णय निर्माण क्षेत्र में है, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव इनके जो कृति है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है ये 1947 में इसकी रचना की गई थी। यह बहुत ही क्या है, चर्चित है। किसका रचना है, हर्बर्ट साइमन का। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के आय का मुख्य साधन है। जो पंचायती राज संस्था हैं उनके आय का मुख्य साधन है क्या है, ऐच्छिक योगदान, स्थानीय कर, सरकारी अनुदान या फिर संपत्ति कर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी अनुदान। देखिए अनुच्छेद 43(ž)(1) पंचायती राज संस्थाओं के सरकारी अनुदान का प्रावधान करता है। सरकारी अनुदान ही पंचायती राज संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत है, बाकी कुछ उत्पादन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया है कि निम्न में से कौन सी सूची समूह पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है। देखिए जो कुछ समूह हैं वो पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है करा। देखिए यह है 11वां और 12वां, 12वां और 10वां, 10वां और 11वां और 9वां और 10वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 11वां और 12वां जो है पंचायत जो है और नगर पालिकाओं से संबंधित है सूची है। देखिए जो भी सूची दी है इस सूची में 11वां सूची और ग्राम पंचायत और 12वां सूची नगरीय निकाय से संबंधित होता है। देखिए 11वीं अनुसूची पंचायत और 12वीं अनुसूची क्या है, नगर पालिका से संबंधित। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो पंचायत से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है और इस सेट का आखिरी प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कौन है, मैक्स वेबर, हर्बर्ट साइमन, फ्रेडरिक टेलर और एल्टन मेयो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक टेलर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 20वीं सदी के पहले दशक में टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतिपादन किया। यह प्रशासन का पहला सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत है। वैज्ञानिक प्रबंध नामक शब्द का पहली बार प्रयोग किया था लुई ब्रैंडिज। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में लुई ब्रैंडिज ने प्रयोग किया था। देखिए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो 1911 में लिखा था, टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 25 प्रश्नों को सॉल्व किया और इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।